ब्रिगेडियर साहब, ये अनयूजुअल स्टेप कह रहे हैं मंसूर साहब, जो उन्होंने पीस टाइम पे अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है डिप्लॉय किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या चॉइसेस बचती हैं? क्या इसको एज एक पोस्चर ही लिया जाए, या पाकिस्तान को भी आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इस वक्त है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन एक सीरियस डेवलपमेंट है, और स्पेशली 3 सबमरीन्स तो ऑलरेडी इनके तैयार हैं, चौथी को भी लाइकली नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने इंडक्ट करना है। सो इससे उनकी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो एक कंसेप्ट है, वो एस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। और सेकंड, अब वो स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रहे हैं, क्या अमेरिकन स्ट्रेटजी पे जाएं, क्योंकि इसमें दिस कंसेप्ट है कि उनको पीछे रखा जाए, और बैसन बैसन वाला कंसेप्ट है कि जो उसको प्रोटेक्टेड रखा जाए या आगे फॉरवर्ड रखा जाए। रशियन और यूएसए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सो बट दैट इज अ सीरियस थ्रेट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान ने वैसे भी थ्रेशोल्ड की बात की है, और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर कुछ हमने भी डिमॉन्स्ट्रेट किए थे हमारी कैपेबिलिटी, जो नेवी के जो हमारे नेवी के पास कैपेबिलिटीज है, और जो हमारे पास भी एक है कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन जो थ्रेशोल्ड हमारा है, वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के पास क्लैरिटी है कि हमने थ्रेशोल्ड कब इस्तेमाल करना है। लेकिन ये है कि ये देखें, एस्केलेशन है, और ये स्पेशली मैं समझता हूँ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बहुत ज्यादा इस पे रेट्रिक्स हमने देखा है। सुदर्शन चक्रा की बात भी मोदी साहब ने बात की, हमने उसको डेवलप करना है, एंड सो। लेकिन जब से मार्के हक और बुनियाद में मस्तूद कॉल ऑपरेशन सिंदूर के में जो इनके साथ हुआ है, उसके बाद से रेटिक, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और इस तरह के हमने बयानात देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल में दे अंडरस्टैंड, उनको पता है, और जिस तरीके से हमने रिएक्ट किया है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, हर इवेंचुअलिटी के लिए, हर जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, उस पर बड़ी गहरी नजर है। और यकीनन पाकिस्तान इसके पास काउंटर के लिए हर मुमकिन वो ऑप्शंस मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं फॉलो करूं कामरेड ब्रिगेडियर साहब, ये जो न्यूक्लियर पोस्टरिंग हुई है इंडिया की तरफ से, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग होना चाहिए, या ये चाइना के लिए भी इशू होना चाहिए? मेरे ख्याल में देखे, वो चाइना के सामने तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। चाहे अगर आप देखें 1962 को देख ले, जो उनके साथ हुआ, देख ऑक्युपाइड इंटायर अरुणाचल प्रदेश, नीचे तेजपुर तक आ गए थे, इवन कलकत्ता एट रिस्क पे था। सो दैट वाज द सिचुएशन थी। फिर हमने रिसेंटली देखा है गलवान में इनके साथ क्या हुआ, और जिस तरीके से 16 बार रेजिमेंट को जिस तरीके से उन्होंने किया, दे आर स्टिल ऑक्युपाइंग 2000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, और इंडिया ने चू भी नहीं की। सो दैट इज द सो फिर क्वाड में का जो कंसेप्ट था कि चाइना के अगेंस्ट उनको यूज करना था, उसमें भी ये फेल हुए हैं। सो बेसिकली पोस्टरिंग इज अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान पर प्रेशर रखना चाहते हैं, और दैट्स वाई जो डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है, आप देख मसूद अहमद खान साहब, अभी जो बात कर रहे थे एम्बेसडर मंसूर, अब मसला यहाँ पे यह, भारत तो कोई इंटरनेशनल जो भी उस वक्त फोरम्स हैं उनकी, अगर वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ वहां से ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो उसको तो भारत जो है ऑनर करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो एक साइड पे वो न्यूक्लियर पोस्टरिंग कर रहा है, दूसरी साइड पे उसने डिक्लेयर पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान किया हुआ है, और फिर तीसरी साइड पे जो इंटरनेशनल इस किस्म की आर्बिट्रेशन की ऑप्शंस होती हैं, उसको अगर भारत मानता नहीं है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस बच जाती हैं? अगर इस तरह के वाकयात होंगे, तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है दैट विल कोलैप्स। अगर कोई भी उठ के कह सकता है हम इसको नहीं मानते हैं। जिस तरह आप देखें ना कि 9 साल लगे इंडस वाटर ट्रीटीज को डेवलप करने में, और फाइनली साइन किया अयूब खान और नेहरू ने। सो उसमें वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर उसको कर रहा था, सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। और देखिए, फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज में, बिफोर कमिंग टू ऑप्शंस, पाकिस्तान में जो चाइना की आपने बात की है, देखिए चाइना कि हमने फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स भी देखी है, विक्टर गाओ को भी सुना है। सो दे आर वेरी क्लियर। उन्होंने ये कहा कि दे आर क्लोजली वाचिंग जो हाइड्रोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया है, उन्होंने कहा हमारा बड़ा कंसर्न है। द रिवर पॉलिटिक्स विच इज बीइंग प्लेस्ड इन साउथ एशिया, उन्होंने कहा हम सीरियसली देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा अगर ये अपर रिपेरियन की बात हो रही है, तो हम भी ऊपर बैठे हैं, और ब्रह्मपुत्र वहां तिब्बत से आ रहा है, तो ऑलरेडी ग्रेट बैंड पे ऊपर वो 60 गीगावाट का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं। तो वो भी चीजें वहां पे कंट्रोल हो सकती है। पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एग्जिस्टेशनल थ्रेट टू पाकिस्तान इकोनॉमिक लाइफ लाइन। सो ये उस थ्रेशोल्ड पे आता है कि पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि इसको रोकने के लिए। देखें, जब पाकिस्तान का पानी रिड्यूस किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, या स्टॉप किया जाएगा, दैट इज एन एक्ट ऑफ वार।
और उसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, हमें याद है प्रॉब्ली इट वाज अप्रैल लास्ट ईयर, जब उन्होंने कहा था कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्शन, दैट इज द ऑप्शन। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कोशिश यही है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट के जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स को हमने इस्तेमाल किया है और यकीनन वो हमारे फेवर में डिसीजंस आए हैं, और यकीनन इसमें इंपॉर्टेंट है, अमेरिका कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल है, यूरोपियन यूनियन वाले किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी ममालिक हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि बेटर सेंस प्रिवेल। आई थिंक इंडिया की जो हुकूमत है, बीजेपी, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, दे शुड रियलाइज। अभी जो एम्बेसडर मंसूर बात कर रहे थे वो इशारा कर रहे थे डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। उन्होंने कहा जो मिलिटरीली पाकिस्तान ने जो अचीव करना था उसको कंसोलिडेट करके अब आगे बढ़ना चाहिए। आपका इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि ये जो थर्ड पार्टीज के थ्रू, थर्ड कंट्रीज के थ्रू बात करने की भी उन्होंने एक हिंट किया है और उनकी तजवीज़ है, ये किस हद तक इसके लिए पाकिस्तान जो है वो ओपन है इस चीज़ के लिए? हमारी इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, क्या वो चाहेंगे कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवा और ये मसला हल हो? मेरा ख्याल में हम उस से निकल चुके हैं, उस रास्ते से निकल आए हैं, और अभी आप देखें ना कि एम्बेसडर साहब विल एंडोर्स मी। हमने यहाँ से उलमा भेजे, यहाँ से जरगे गए, यहाँ से एम्बेसडर सादिक गए, और एम्बेसडर दुर्रानी के फ्रीक्वेंट विजिट देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर गए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर गए, और इसके बाद हमने फिर रीजनल कंट्रीज को भी मौका दिया, चाइनीज एक दरमियान में एक्टिवेट हुए। और इसके अलावा आप देखें, हमने दोहा में भी देखा, इस्तांबुल में भी देखा, आपने उनको रियाज में भी देखा, उरुमची में भी देखा। दे आर एडमेंट भाई, वो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और दे अफगानिस्तान एंड इंडिया, टू कंट्रीज जो पाकिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट का भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो दैट्स वाई आप देखें कि दे हेड पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मेरा बलूचिस्तान का भी बड़ा एक्सपीरियंस है और फिर मेरा इंटरेक्शन इनके साथ होता रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली 1950 से आप लोग इंडोर्स करेंगे कि जब से फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई इंडिया और अफगानिस्तान की, उस दैट वाज द बिगिनिंग। सो 1947 के बाद आपके एडमिशन जो अफगानिस्तान ने रोकी यूनाइटेड नेशन में, आपके कॉन्सुलेट एम्बेसी पे हमला हुआ काबुल में, आपके देखें कि पश्तूनिस्तान उन्होंने स्टार्ट की, लरो बरत उन्होंने स्टार्ट किया, पश्तून ज़ल्मी उन्होंने स्टार्ट किया, और इसके बाद आपके बाजोड़ पे हमला 60 में भी किया, 61 में भी हमले किए हैं, खाद के हमले हुए कराची पेशावर में, हयात शेरपाओ के असैसिनेशन में ये थी, बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट इन्होंने बनाई। ये बात इंसर्जेंसी कह रहे हैं, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? अगर वाकई तालिबान रजीम हमें एक्सेप्ट नहीं करता, और हमने रजीम इसीलिए टर्म कॉइन करते हैं कि कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है, तो क्या फिर हमें मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए कि फिर ये जो रजीम है ये वहां पे हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए वहां पे? क्या वे फॉरवर्ड है फिर? बिल्कुल, एक तो ये बात सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पाकिस्तान चाहता है एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म वहां पे इन प्लेस होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, टेररिस्ट को हमारे हैंड ओवर कर दे और हाइड आउट्स वहां पे उसको डिसमेंटल कर, दैट इज वन थिंग, कि इसके बगैर तो कोई चीज हो नहीं सकती है। और इसके अलावा आप देखें कि आप बाकी हम क्या इनसे बातचीत करेंगे, तो तैयार ही नहीं है। आपके साथ देखें, आपके यहाँ पे जितने हमले हो रहे हैं सारे तो अफगानी आ रहे हैं। 172 तश्कीलें लास्ट ईयर आ गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, 4000 स्ट्रेंथ थी, 83 तश्कीलें गई हैं बलोचिस्तान में, अबाउट 400 उनकी स्ट्रेंथ थी। सो वो तो हर लिहाज से यहाँ से जनाजे आपके उठवा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो हमले हुए हैं, जो रिसेंट कराची में हुआ है, तो हर तरफ है। इवन अभी आप देखेंगे जो ऑपरेशन शाबान हो रहा है, उसमें भी अभी चीजें एस्टेब्लिश होंगी, इसमें भी अफगानिस्तान का हाथ होगा। हम तो चाहते हैं, देखिए हमने तो सेंसिटिविटी शो की है, हम थे जिन्होंने वेलकम किया जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया। सो दे आर नॉट लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, जिसमें दिल बाज़ का स्कोप था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। 58% पॉपुलेशन बाहर बैठी हुई है, 42% पश्तून है, वो भी एक जत्था है, मेजॉरिटी पश्तून आर नॉट विद देम, लेकिन वो स्टिल वहां पे आपने देखा हिरात में भी क्या हो रहा है, काबुल में अलग हुकूमत है, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां है, कंधार में अलग बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स की कोई नहीं है। खवातीन को आप देख ले वहां पे, जो वहां पे उनकी हैसियत वहां पे है। सो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। सो इट इज नो अप टू द रजीम की वो क्या चाहते हैं। सो पाकिस्तान विल नॉट बेग अफगानिस्तान।